नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं जाति जनगणना की, कास्ट सेंसस, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी और कहा कि जो पॉपुलेशन सेंसस होगा उसके साथ कास्ट सेंसस किया जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे सवाल हैं। राजनीति को अगर आप एक तरफ रख दीजिए तो फिर सवाल उभरते हैं कि कास्ट सेंसस की सिर्फ घोषणा करने से काम तो नहीं बनेगा, लेकिन जब ये जाति जनगणना की एक्सरसाइज शुरू होगी, इस पूरी कवायद को शुरू किया जाएगा, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, इसके लिए क्या मॉडल्स खड़े किए जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक कर्नाटका का है, एक तेलंगाना का है, एक बिहार का है। इसके अलावा बहुत सारे कमीशंस हैं, जैसे कि मंडल कमीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, काका कालेलकर कमीशन है, और इस तरीके से बहुत सारे कमीशंस हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मॉडल है। तो कौन से मॉडल को सरकार अपनाएगी या फिर सरकार उसमें और भी कोई कई चीजें ऐड करेगी। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं कि जब जितने एन्यूमरेटर्स हैं जो सेंसस का काम करेंगे, जब सेंसस के लोग लोगों के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उनके पास कितने फॉर्म होंगे, क्या जाति जनगणना का फॉर्म अलग होगा, पॉपुलेशन सेंसस का फॉर्म अलग होगा। तो आज इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेंसस की एक्सरसाइज है जिसमें जाति जनगणना और पॉपुलेशन सेंसस दोनों इन्वॉल्व होगा, ये कितना जटिल या कितना आसान होगा और इसका क्या मॉडल होगा, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हरीश वानखेड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा थैंक यू। पहला सवाल ये सर कि ये जो सेंसस की एक्सरसाइज होगी, आखिर इसके मॉडल्स पर जो बातचीत हो रही है कि इसमें एक तेलंगाना का मॉडल है, कर्नाटका का मॉडल है, एक बिहार का मॉडल है, इसके अलावा बहुत सारे कमीशंस हैं, कौन सा मॉडल अडॉप्ट करेगी सरकार, या फिर कोई भी मॉडल अडॉप्ट नहीं करेगी जो एग्जिस्टिंग है और सरकार अपनी तरफ से कोई मॉडल लेकर आएगी? जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें ऑलरेडी ये उपाय दिया गया है कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना की जाएगी। इसमें जो नया पेज आ रहा है वो केवल ओबीसी की गणना को लेकर आ रहा है कि ओबीसी की गणना किस तरह से करनी चाहिए, और इसी को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि इससे पहले जब ओबीसी की गणना की गई थी वो 1931 में की गई थी, और उसके बाद आजाद भारत में कभी भी इस ओबीसी की गणना हम लोगों ने सेंसस में नहीं की है। और चूंकि वो एक बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन है ओबीसी का भारत देश के अंदर, जो अलग अलग सर्वे आए हैं उसके हिसाब से बताया जाता है कि कम से कम 30 से 35% की पॉपुलेशन ओबीसी की पॉपुलेशन इस देश के अंदर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन अगर आप हम लोग जो कास्ट सेंसस जो लोग करवाते हैं, जिसको हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं या सेंसस कमिश्नर कहते हैं, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उनकी अगर तैयारियां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इसके लिए काफी तैयार है। जैसे मैंने कहा कि ओबीसी को लेकर केवल और केवल कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कुछ नए कॉलम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जैसे कॉलम हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखते हैं, वैसे ही कुछ नए कॉलम्स ओबीसी के लिए जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो और पेचीदगी आ रही है, जैसे आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर कई तरीके से कवायद की जा चुकी है, कई तरह के कमीशन ऑलरेडी इस पर बोल चुके हैं। तो उन सारों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के आधार पर क्या नई चीज हो सकती है, इसके लिए थोड़ी सी कवायद करने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे लगता है कि सेंसस कमीशन जो होता है वो काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है इन चीजों को करने का। तो सिर्फ ओबीसी को लेकर थोड़ी कवायद है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ इसमें होने वाली है। प्रोफेसर वानखेड़े, कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ था 2011 में, जिसके फिगर्स पब्लिश नहीं हुए। उसी फिगर का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने अपनी सारी जो लाभार्थी स्कीम्स हैं उसको लागू किया था। तो और एससीसी के मुताबिक तो लाखों जातियां हैं, और अब मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन में कुछ 4 या 4,500 जातियां हैं। तो ये कौन कौन सी जातियों को इस सेंसस में इंक्लूड किया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? अब जैसे कि कुछ ब्राह्मण हैं, वो अलग अलग राज्यों में उनकी जाति बदल जाती है, उसी तरीके से यादव समुदाय के जो लोग हैं उनकी जातियां अलग राज्यों में बदल जाती हैं। तो इसको लेकर कैसे एक कंसेंसस बनेगा और क्या कोई यूनिफॉर्म मॉडल इसको लेकर होगा? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ये सवाल, क्योंकि ओबीसी को लेकर एक नेशनल यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मंडल कमीशन के बाद खास करके जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ इस देश के अंदर,
उस दौरान एक नेशनल लिस्ट ओबीसी की तैयार की गई है। अब जब हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक ओबीसी की नेशनल लिस्ट अवेलेबल होती है जो कमीशन अलग अलग कमीशन रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई है। तो उस लिस्ट के अधीन जो लोग आएंगे वो अपने आप को ओबीसी में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसमें जो कन्फ्यूजन आता है, जैसे आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जो यादव कम्युनिटी है वो कई बार अपने आप को ओबीसी के अधीन नहीं मानती है। वहीं पर बिहार की जो यादव कम्युनिटी है वो अपने आप को ओबीसी मानती है। तो ये जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है कुछ कास्ट्स को लेकर, एक बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ जातियों को लेकर ये कंफ्यूजन जरूर रहा है कि नेशनल लेवल पर क्या एक होमोजेनस आइडेंटिटी किसी एक कास्ट को दी जा सकती है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्यूमरेशन हो चुका है ऑलरेडी, खास करके जो ओबीसी लिस्ट है, सेंट्रलाइज्ड ओबीसी लिस्ट है मंडल कमीशन के बाद, खास करके रिजर्वेशन भरने के लिए ओबीसी जो लिस्ट बनाई जाती है, जैसे यूपीएससी में भी ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाता है, तो उसके लिए भी एक नेशनल ओबीसी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी लिस्ट के आधार पर मुझे लगता है कि इन्यूमरेशन भी होगा, जो कास्ट सेंसस में इन्यूमरेशन किया जाएगा उसी के आधार पर किया जाएगा। और अगर कुछ नई जातियां उसमें जुड़ना चाहती है, उससे बाहर होना चाहती है, उस वो डिपेंड करेगा कि जो लोग जो हाउस होल्ड उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कॉलम में, उनके आधार पर उसको या तो ऐड किया जाएगा या तो बाहर किया जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि जो इन्यूमरेटर्स है वो उस जाति को किस आधार पर किस कॉलम में जगह देते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि क्या जब एन्यूमरेटर्स हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे सेंसस करने के लिए, तो क्या वो दो फॉर्म्स लेकर आएंगे, क्योंकि जाति जनगणना और पॉपुलेशन सेंसस दोनों एक साथ होगा, या फिर वो एक ही फॉर्म होगा जिसमें भरा जाएगा? किस तरीके से विजुलाइज करेंगे लोग? आप जब आप कास्ट सेंसस का जो मेथड है, जो प्रिपरेशन है, वो देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 बार तो इन जनरल दरवाजे पर कास्ट जो कमिश्नर होते हैं वो आते ही है। एक तो जो जिसको हम लोग हाउसिंग सेंसस कहते हैं कि आपके हाउस होल्ड की नंबरिंग के लिए हर एक घर में जाकर एक नंबरिंग दी जाती है, और हाउस होल्ड की अलग से अलग से एक सेंसस होता है, हाउस होल्ड सेंसस जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर जिसको हम लोग कास्ट डेटा जिसको हम लोग पॉपुलेशन का डेटा कलेक्शन करते हैं, वो दूसरे उसके बाद की कवायद है। और उसी में जो आपका एजुकेशन है या एसेट्स है या इकोनॉमिक एसेट्स है या जो जाति गणना है वो दूसरे पायदान में आती है। तो ऑलरेडी 2 बार हमारे दरवाजे पर जो कमीशन के लोग हैं वो आते हैं। पहले 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 पड़ाव में केवल और केवल हाउस होल्डिंग नंबर्स को ध्यान में दिया जाता है, और दूसरे पड़ाव में हम लोग पॉपुलेशन सेंसस करते हैं और कास्ट और अदर एजुकेशनल और इकोनॉमिक एसेट्स की जो लामबंदी होती है वो करते हैं। तो 2 बार तो आपकी तरफ आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें जो तीसरा पड़ाव है वो आने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉलम्स सेकंड पड़ाव में मिलते हैं हम लोगों को, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो हेट्रोजेनिटी है ओबीसी को लेकर, उसको लेकर थोड़ी सी नई कवायद करनी पड़ेगी। हो सकता है 1 या 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप जानती है कि ईबीसी को लेकर एक नई कवायद बिहार में और कर्नाटका में शुरू हो चुकी है कि ओबीसी हेट्रोजेनस होमोजेनस नहीं है, उसमें कई तरह की इनइक्वालिटीज है, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनकी अलग से उनका अलग से अकाउंटिंग होना चाहिए। इसकी बात बिहार में हम लोगों ने देखी है। तो हो सकता है कि सिर्फ ओबीसी को काउंट करने से अच्छा होगा कि ये जो नई सरकार है, क्योंकि वो जानती है कि इसका एक बड़ा फायदा उनको अपनी पॉलिसीज के लिए लेना है, तो ओबीसी में कई तरह के अलग अलग कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और एमबीसी इस तरह के कॉलम बनाकर जातियों को उसमें बांटा जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी इस सेंसस में हम लोगों को हो सकता है, इस सेंसस में ये सरकार इस तरह की कोई कवायद जरूर करे। लेकिन जब मोदी सरकार इस बात की घोषणा करती है कि वो कास्ट सेंसस को पॉपुलेशन सेंसस के साथ करेगी, तो क्या मोदी सरकार अपना कोई नया मॉडल भी ला सकती है, या आपको लगता है जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स होंगे उसी में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके और सरकार इसको कराएगी किसी भी सूरत में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो 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 भाजपा सरकार की जो मंशा है, खास करके जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ इन 3 या 4 राज्यों में खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। और जो बीजेपी की रणनीति थी लगातार पिछले 2 दशकों से, कि उनका एक बड़ा जो सपोर्ट बेस है वो ओबीसी से ईबीसी के बीच में से आया था, और कांग्रेस लगातार इस जो नया सोशल बेस बीजेपी का आया है उस पर काउंटर कर रही थी, उसको चैलेंज कर रही थी।
और कोशिश कर रहे थे कि वो जो ओबीसी बेस है बीजेपी का वो खिसक कर इंडिया गठबंधन के पास आए। और इसी के आधार पर उन्होंने माना कि अगर आपने ओबीसी के लिए कुछ भी किया होगा तो कास्ट सेंसस में और सर्वे रिपोर्ट्स में बाहर आएगा, जो बिहार में भी आप लोगों को पता चलता है, दिखाई देता है। तो वो एक मंशा थी कांग्रेस की और अपोजिशन की, कहीं ना कहीं बीजेपी के इस पूरे प्रोग्राम को ठेस पहुंचाया जाए, जो उनका जो नया चरित्र आया हुआ है कि वो ओबीसी प्रो ओबीसी पार्टी है और एक मास बेस्ड पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और बीजेपी को सवाल किया जाए इसी विषय पर। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी की जो राजनीति होगी इस पर वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अलग होगी, अलग होगी। वो इस तरह से होगी कि वो जानते हैं कि बीजेपी की ईबीसी एक बड़ा सोशल बेस है बीजेपी के लिए, और लेकिन उसी प्रोफेसर को वानखेड़े, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इसमें वाकई में फायदा होगा? क्योंकि अगर बिहार चुनाव के मद्देनजर ये चीज की गई है तो बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे फिर जेडीयू क्यों ना हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये जो क्षेत्रीय दल है इन्होंने कास्ट सेंसस को तो ऑलरेडी अप्रोप्रिएट करा हुआ है, तो बीजेपी को वो इलेक्टोरल एडवांटेज कैसे मिलेगा बिहार में? बिहार में चूंकि नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार। जी सर, आपकी आवाज चली गई है प्रोफेसर वानखेड़े। क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ हाँ, वो समय आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि ऑलरेडी जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो अप्रोप्रिएट कर चुके हैं कास्ट सेंसस के सर्वे नैरेटिव को, तो बीजेपी इसमें से इलेक्टोरल एडवांटेज कैसे उठाएगी? जी, तो बिहार में ऑफ कोर्स चूंकि बीजेपी का एक बड़ा पार्टनर नीतीश कुमार है, जेडीयू है, तो उस पार्टनरशिप को, उस अलायंस को, एनडीए अलायंस को एक बड़ा फायदा बिहार में हो सकता है। लेकिन ये केवल बिहार से के आधार पर ही ये चित्र नहीं गढ़ा गया है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राज्य थे जहां पर ओबीसी का एक बड़ा पिछाहट हुई थी, और इंडिया गठबंधन को जो बड़ा वोट शेयर लोकसभा 2024 में मिला था, उसके पीछे ये एक बड़ी राजनीति थी। तो मुझे लगता है कि लार्जर नेशनल सिनेरियो को बीजेपी समझ पा रही है कि जिस तरह से ओबीसी और ईबीसी के बीच में बीजेपी को लेकर एक नई कोई आश्वस्ति नहीं है, और एनडीए लगातार उसको लेकर एक बड़ा मोबिलाइजेशन कर रही है कि एनडीए सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ज्यादा सतर्क है। इस नेशनल पिक्चर को कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे ढकेलना चाहती थी, और कास्ट सेंसस उसका एक बड़ा उपाय बनकर बीजेपी के पास आया है। तो केवल बिहार तक सीमित बात नहीं, बिहार एक ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट राज्य है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की नजर जो है वो नेशनल लेवल पर है, जहां पर बीजेपी अपने आप को एक प्रो ओबीसी पार्टी बनकर सामने लाना चाहती है, जो ऑलरेडी उनका एक बड़ा सोशल बेस है। लेकिन अब जो बात समझने की है कि क्या वाकई में बीजेपी ने विपक्षी दलों को क्या बैकफुट पर किया है? क्योंकि ये बात कही जा रही है जब से घोषणा हुई है कि इस घोषणा से जो पूरी जो ऑपोजिशन का जो सामाजिक न्याय का जो नैरेटिव था वो एक तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, तो क्या वाकई में बीजेपी ने ध्वस्त किया है इन रियल टर्म्स? नहीं, मुझे लगता है कोशिश तो जरूर बहुत अच्छी है बीजेपी की। ये जो कोशिश है कि जो काउंटर आर्गुमेंट लगातार कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, खास करके तमिलनाडु में और कर्नाटका में जो लगातार एक एलिगेशन बीजेपी पर लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बात को लेकर सिंसियर नहीं है और सीरियस नहीं है, वो जो कुटाराघात था अपोजिशन का, वो लगभग थम जाएगा, और माना जाएगा कि चूंकि बीजेपी इन जनरल
एक प्रो ईबीसी पार्टी लगातार अपने आप को पेश कर रही है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में। तो जो सोशल बेस है उसको वापस से बीजेपी की तरफ लामबंद करने के लिए ये जो रेटोरिक है, जो कास्ट सेंसस का रेटोरिक बीजेपी ने नए से लेकर आया है, उसमें उसको जरूर फायदा होगा। एक लॉन्ग टर्म पर भी मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा कि सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो बीजेपी की नई रणनीति है, खासकर 2024 के इलेक्शन के बाद अब पूरी बीजेपी लामबंद हुई है सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर। एक बहुत एग्रेसिव एक पोजीशन बीजेपी ने ली है, और उसी पोजीशन का नतीजा है कि आज वो कास्ट सेंसस पर भी उनका एक एग्रीमेंट बना है, कंसेंसस बना है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि खास करके पिछड़ों और दलितों के जब प्रश्न आते हैं, बीजेपी उसमें पीछे जाने वाली पार्टी नहीं है, उसमें एग्रेसिव आकर वो आगे लड़कर उन चीजों को मनाएगी। ये जो चैलेंज है बीजेपी को, जो कांग्रेस ने दिया, उस पर बीजेपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रणनीति है। टेक्निकल एस्पेक्ट है कास्ट सेंसस का, वो अभी भी क्यों लोग कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजिंग है? क्या जो अलग अलग राज्यों ने, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर एक मॉडल है, या फिर कौन सा मॉडल बीजेपी अपनाएगी, या बीजेपी कोई अपना मॉडल लेकर आएगी? इसको लेकर अभी भी इतनी कंफ्यूजन क्यों है? और लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज बहुत पेचीदी है। राइट, नहीं, ऑफ कोर्स ये बड़ी एक्सरसाइज है, पेचीदगी की एक्सरसाइज है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले आजादी के बाद ओबीसी के न्यूमरेशन को लेकर कास्ट सेंसस हम लोगों ने नहीं किया है। अलग अलग कमीशन रिपोर्ट्स रही है, अलग अलग राज्यों ने अपनी कवायदें खुद की है, लेकिन सेंसस के आधार पर इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को इन्यूमरेट करना, उनको रेखांकित करना, उन पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और आजादी के बाद पहली बार ये होने जा रहा है। और इसीलिए कवायदे लगाना जायज है कि ये कैसे किया जाएगा, और ओबीसी को लेकर भाजपा की मंशा क्या है। तो इसको लेकर जरूर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमीशन जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है। वो बहुत न्यूट्रल और बहुत एम्बिशियस इंस्टीट्यूशंस रहे इस देश के अंदर, और उसकी लेजिटिमेसी सब लोग जानते हैं कि वो बहुत लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस है। तो वो लोग जब इस सेंसस को करेंगे तो एक बड़ा चित्र देश के आगे सामने आएगा कि क्या, किस तरह की जाति के बीच में हमारा विभाजन है इस देश का, और किन किन जातियों के पास क्या क्या एसेट्स है, और किस तरह से हम लोगों ने आगे जो पॉलिसीज आनी चाहिए, खास करके वेलफेयर की, अफर्मेटिव एक्शन की या रिजर्वेशन की, उसके लिए जो एक लेजिटिमेट डेटा होना चाहिए, वो डेटा इस कास्ट सेंसस से जरूर निकल के आएगा। और इसीलिए मुझे मन लग रहा है कि बीजेपी का जो नया चेंज है, वो चेंज यही है कि वो अपने आप को सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रो पार्टी दिखाना चाह रही है 2024 के इलेक्शन के बाद। और इसीलिए वो इस चीज से उनका कोई अपोजिशन नहीं है। जो इशू उठाया जा रहा है कि एक पॉलिसी बनाने के लिए, वेलफेयर पॉलिसी के लिए, अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी के लिए एक रॉ डेटा चाहिए, और ओबीसी के लिए कोई नेशनल लेवल पे डेटा अवेलेबल नहीं है। इस कवायद से, कास्ट सेंसस के कवायद से एक नया डेटा अवेलेबल होगा जो बीजेपी को हेल्प करेगा कि ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एमबीसी के लिए एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क देश के आगे रखे। तो मुझे लगता है बीजेपी एक डर ये भी है कि जैसे एसईसी का डेटा हुआ और उस डेटा को रिवील नहीं किया गया, आज तक उसको रिवील नहीं किया गया, जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, तो क्या ये कास्ट सेंसस भी कराकर, और ये भी तो हो सकता है ना कि मोदी सरकार ने एसईसी का डेटा इस्तेमाल करके और फिर लाभार्थी स्कीम्स को अपने फायदे के लिए कर लिया, तो क्या कास्ट सेंसस का डेटा भी हो सकता है इसी तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात होगी, क्योंकि अभी जो नेशनल डिलिब्रेशन है उसमें अपोजिशन सतर्क है इस बात को लेकर। एक लार्जर नेशनल कंसेंसस बना हुआ है। इसमें दो महत्वपूर्ण भारत इंस्टीट्यूशन शामिल है, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन। तो एक बार जब डेटा वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद बड़ा डिफिकल्ट होगा कि उसको छुपाया जाए। जैसे आपने कहा, एसईसी का जो रिपोर्ट था वो सेंसस नहीं था, वो एक सर्वे था। तो और सर्वे के पीछे कई बार राजनीतिक मंशाएं होती है, लेकिन सेंसस जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में एक नेशनल डॉक्यूमेंट है, वो सारे लोगों का डॉक्यूमेंट है। उसको छुपाना या उसकी जो जानकारी है वो पब्लिक नहीं करना, ये मुझे नहीं लगता है किसी भी राज्य के लिए बहुत अच्छी कोई बात होगी। और बीजेपी इसको जानती है। साथ ही साथ अपोजिशन की जो तैयारी है कास्ट सेंसस को लेकर, वो भी बहुत प्रभावशाली है इस वक्त, और वो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन उसको वैसा होने देगा।
कि एक बार डेटा जब बाहर आ जाएगा, जब सेंसस पूरा हो जाएगा, तो बीजेपी उस पर बैठकर अपने हिसाब से उसका उपयोग कर लेगी। ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो बस अब एक आखिरी सवाल और उसके बाद इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि टाइमलाइन इसमें सेट नहीं है कि कब तक जी। इसको शुरू किया जाएगा या कब ये खत्म होगा। ये भी हो सकता है कि जैसे इतने साल तक अब विमेन्स रिजर्वेशन बिल का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन अब उसको करते-करते बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, 2019 से बात हो रही है कि इसको किया जाएगा 2020 से, अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या ये पॉपुलेशन सेंसस को ठंडे बस्ते में डालने की भी एक कवायद लग रही है कि कास्ट सेंसस भी डाल दो और ऑपोजिशन के नैरेटिव को भी ब्लंट कर दो और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दो? बिल्कुल, ये हो पॉसिबल है। जिस तरह से बीजेपी का अपना एक इतिहास रहा है जाति के प्रश्नों पर, और जिस तरह से बहुत सारे सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बीजेपी की पीछेहट रही है, तो हो सकता है कि कास्ट सेंसस में भी इस तरह की कवायद बीजेपी ज़रूर शुरू करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक नेशनल कंसेंसस है आज इस विषय पर। एक बड़ा नेशनल डेलिब्रेशन चल रहा है, डायलॉग चल रहा है। कई तरह के राजनीतिक जो वैज्ञानिक है या जो इंस्टीट्यूशंस है, इस पर सक्रिय रूप पर काम कर रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी सभी लोगों ने महसूस की है कि कास्ट सेंसस इस देश के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट डेटा मांगती है कि आपके कमीशन पर हमारा विश्वास नहीं है, आप एक कास्ट सेंसस करके ओबीसी डेटा क्यों नहीं देते। कई बार जुडिशरी बोल चुकी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी चाहकर भी मुझे लगता है कि इस डेटा को छुपा नहीं पाएगी। जो डेटा आएगा और वो उसको छुपा नहीं पाएगी, और चूंकि एक बड़ा अपोजिशन और बड़ा डेलिब्रेशन ऑलरेडी इसको लेकर नेशनल लेवल पर चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी को इसको ठंडे बस्ते में डालना और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वानखेड़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।